Hello students, welcome to the course Mathematics 3. Today we will start function. So what is function? Let A and B be two non-empty sets. A relation from A to B. You know that A to B, relation from A to B is a subset of A cross B. अगर हम लोग A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो उसमें से जो भी कुछ भी अगर हम सबसेट ले लेते हैं तो वही हमारा रिलेशन कहलाता है. तो वही रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग और अ मैप फ्रॉम ए टू बी. अगर पहला फॉर ईच ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी, मतलब कि हर एक ए के लिए जो कि ए में है, कैपिटल ए में है, उसके लिए एक बी बिलोंग करना चाहिए जो कि कैपिटल बी में हो. हर एक ए के लिए एक बी होना चाहिए. और दूसरा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एफ में तो ए सी अगर एंड ए सी बिलोंग टू एफ तो बी और सी आपस में इक्वल होना चाहिए. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वही रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाने लगता है. तो इसी को अगर हम लोग है ना दूसरे शब्दों में लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दस अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी if each element of A appears in some ordered pair in F and no two ordered pair in F have the same first element. मतलब कि दो ऑर्डर्ड पेयर का दो, मतलब जैसे कि देखो A और B जो है वो तुम्हारा बिलोंग कर रहा है F में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि A का C, A के लिए C भी वहाँ पे है. मतलब A और C भी नहीं बिलोंग करना चाहिए. जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं ये मेरा A है और ये मेरा B है. तो इसके अंदर मान लो A है, यहाँ B C D E है, यहाँ पे A है, 1 है, 2 है और 3 है मान लो, ठीक है. और ये मेरा B है. तो यहाँ पर देखो कि A को हम लोग B के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A, B. अब यही A को हम C के साथ नहीं लिख सकते हैं. वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दस अ नॉन वॉइड सबसेट A क्रॉस B is a function from A to B if each element of A appears in some ordered pair in F. ठीक है, हर एक ए का हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हो, मतलब कि ये दोनों एक साथ हो, ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हो, लेकिन नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. अगर हम यही बात फिर हम ए के साथ सी को भी लिख दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब यही ए सी के साथ नहीं होना चाहिए. ठीक है, 1 को हम सी के साथ लिख सकते हैं, 1 सी के साथ लिख सकते हैं, 2 को हम मान लो ई के साथ लिख दिए, ये सब सही है, लेकिन ये सही नहीं. एक ही फर्स्ट एलिमेंट दो दो के साथ नहीं होना चाहिए. और ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ n टू द पावर m. अब मान लो इस फंक्शन में यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, तो अगर हम पूछें कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बनाया जा सकता है तो 4 टू द पावर 4, क्योंकि दोनों में 4 है तो 4 टू द पावर 4. लेकिन अगर मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता तो 3 टू द पावर 4 हो जाता. अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे पहला एक होता है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन. अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है. कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर इस टाइप का ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब कोई ऐसा लाइन है जो कि एक ही पॉइंट पे आके कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि एफ एक्स जो है उसका वो मेरा के पे आके, मान लो ये के पॉइंट है. अब देखो एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरा एक्स है तो ये जो y होता है उसी को हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं. मतलब यहाँ पर से यहाँ तक जो हम लोग गए ये एक फंक्शन हो गया f, ठीक है. तो अगर मान लो कि f यहाँ पर अगर हमको ये f है तो एफ ए हम क्या लिखेंगे कि एफ ए मेरा b है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि F1 जो है वो मेरा क्या है, F1 मेरा C है. ऐसे कहते हैं कि ये वाले को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं जो डिफाइन करता है इसको, ठीक है. तो यहाँ पे मान लो कि मेरा अगर ये x है और ये y है तो fx जो होगा वो k है, एक ही पॉइंट पे आके रुका हुआ है. तो इस तरह का ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो k है. तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. तो इसको अगर आप डेफिनेशन में लिखोगे तो इफ़ k इज़ अ फिक्स्ड, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फिक्स्ड रियल नंबर. अगर k मेरा फिक्स्ड रियल नंबर है देन अ फंक्शन fx given by
देखो फंक्शन एफ एक्स मतलब कि मेरा वाई वाला गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू के, ठीक है, फॉर ऑल, इसको ये फॉर ऑल का सिंबल है, एक्स बिलोंग टू आर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, इसे ही हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि और भी फंक्शंस, बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ से एक ऐसा ग्राफ गया, ठीक है, ये ऐसा एक ग्राफ गया है ना, ये आपका एक्स है और ये वाई है और ये मेरा एफ एक्स है। तो आइडेंटिटी का मतलब देखो कि अगर यहाँ पे मेरा वैल्यू 1 है तो यहाँ भी वैल्यू 1 है, अगर यहाँ पे वैल्यू मेरा 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, अगर यहाँ पे मेरा वैल्यू 3 है तो यहाँ भी वैल्यू 3 है, मतलब एक्स एक्सिस में भी जो वैल्यू है वही वाई एक्सिस में भी शो कर रहा है, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो अगर इसे डिफाइन करना होगा तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द फंक्शन तो यही डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन का कि द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मेरा x 1 2 3 है और अगर हम उसमें फंक्शन i लगा दिए, मतलब ix भी मेरा x ही के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग ये 1x मेरा 1 है तो fx भी मेरा क्या आ रहा है 1, x मेरा 2 है तो fx भी मेरा क्या आ रहा है 2, तो इसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट होता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, अब मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट मान लो कि ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो fx मेरा है x और उसके अपोजिट अगर मेरा fx इक्वल टू -x, तो यही मेरा मॉड्यूलस फंक्शन है। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते क्या है कि fx मेरा दो वैल्यू मॉड x अगर है तो इसका मतलब दो चीज़ होता है कि x और -x। अगर मान लो कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो x हो गया, और अगर व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0 है तो वो -x हो गया। तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो मतलब x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, मतलब लिखते हैं हम लोग मॉड x है, लेकिन अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो उसका हम लोग ऐसे ग्राफ दिखा देते हैं, और अगर वो नेगेटिव होगा तो उल्टी साइड में बनेगा ना उसका ग्राफ, तो ये वाला मेरा नेगेटिव वाले को शो कर रहा है और ये वाला मेरा पॉजिटिव वाले को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस फंक्शन, इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस फंक्शन, इसे ही हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन के बाद हमारा क्या आता है, जैसे जनरली स्टूडेंट्स आप लोग सुने होंगे मॉड एक्स में अगर कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो नेगेटिव भी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब देखो क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, अब देखो इसमें हम लोग करते क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से बताना चाह रहे हैं, मतलब इसको हम डायरेक्ट डेफिनेशन ना जाके, पहले तो फ्लोर फंक्शन है। तो फ्लोर फंक्शन में अगर हमको कोई बोला कि 2.75 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखो, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि 2.75 तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक जब आप पहुँचे तो आपको रास्ते में सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला, यही होता है इसका मीनिंग। सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या मिला 2। सिमिलरली अगर मान लो हमसे पूछे कि 0.74 का आप फ्लोर फंक्शन लिखो, तो मान लो कि अगर हम मान लो नंबर लाइन बना दिए, ये मेरा 0 है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर यहाँ पे -1 आता है, तो जब हम 0.74 यहाँ पे होगा, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको रास्ते में सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला 0, ठीक है, समझ में आया क्या करना है। फिर उसी तरह से मान लो अब हम एक नेगेटिव नंबर दे रहे हैं -745, तब इसके लिए फ्लोर फंक्शन क्या होगा,
जैसे कि देखो अब हम लोग यहाँ से बढ़ते जाते हैं, ये -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ, -6 हुआ, -7 हुआ, फिर -4.5 आगे बढ़ जाएगा। तो अब पूरा -4.5 तक पहुँचने के लिए हमको, वहाँ तक जाने के लिए सबसे बड़ा, अगर हमसे पूछा जाए कि उस यहाँ तक पहुँचे हम लोग, ठीक है ना, तो उसके लिए अगर हम यहाँ से तो हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग तो ये तो यहाँ से तो धीरे धीरे बैक हो रहा है, तो बड़ा होते जा रहा है। तो सबसे बड़ा इंटीजर मतलब 7.45 तक में, -7.45 तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन था? यहाँ तक पहुँचने तक से पहले तक में सबसे बड़ा इंटीजर क्या था? तो वो -8 था। -8 देखो हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर 2.75 है तो उससे कम वाला वैल्यू लिख रहे हैं 2। अगर -7.45 है तो आप ही सोचो कि -7 तो -7.45 से बड़ा है ना। आप बताओ कि -7.45 से -7 तो बड़ा है, तो हमको बड़ा वाला तो नहीं लिखना है, हमको इससे छोटा वाला लिखना है। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? -8। तो इसीलिए हम लोग इसका -8 लिखेंगे। तो नेगेटिव में बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसीलिए हम ये एग्जांपल लिख दिए। अब अगर मान लो कि हमको लिखना है -5.6, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे, ना कि -5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि -5.6 जो है ये -6 से तो बड़ा है लेकिन -5 से छोटा है, तो हमको छोटा वाला लिखना होता है ना। जैसे 2.75 है तो छोटा 2 लिखें, 0.74 है तो उससे छोटा 0 लिखें। उसी तरह से -7.45 है तो उससे छोटा -8 लिखेंगे। बस नेगेटिव में प्रॉब्लम आता है, बाकी तो पॉजिटिव वाला में हम लोग आराम से सोच ही लेते हैं। तो इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से कि देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं कि मान लो ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वैल्यू, मतलब देखो 2 को छोड़ के जितना भी उससे कम वाला वैल्यू उसका आंसर 1 होता है। उसी तरह से देखो 3 को छोड़ के जितना भी उससे कम वाला वैल्यू उसका आंसर 2 होता है। उसी तरह से 4 को छोड़ के उससे जितने भी कम वाला होता है उसके आंसर 3 होता है। ऐसे ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। वही सब चीज़ नेगेटिव में कैसे जाएगा, देखो ये -1 है, यहाँ पे भी हम लोग -1 बना देते हैं, -2 बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी कैसे बनेगा, इसमें भी हम लोग इसको छोड़ के एकदम ब्रैकेट, तो यहाँ तक के वैल्यू का आंसर -1 होगा। सिमिलरली -1 को छोड़ के यहाँ तक के मतलब -2 तक के बीच का उसका वैल्यू मेरा क्या होगा? -2 होगा। तो ऐसे ही ऐसे करके वो नीचे चला जाता है। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग, अगर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा कि हम लोग को ठीक उससे ऊपर का एक वैल्यू लेना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम इसको देखो एग्जाम्पल से बता रहे हैं। मान लो कि अभी अगर मेरा 2.74 था, तो अगर हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना होता तो हम लोग इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले तो ऐसे डिनोट नहीं करते, सॉरी, हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते। तो वो मेरा ये नहीं होगा, वो मेरा हो जाएगा 3। मतलब इसके बाद क्या सबसे बड़ा मेरा इंटीजर आने वाला है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। मान लो कि उसके बाद अगर हम 0.75 लिखें तो इसके बाद सबसे बड़ा इंटीजर 1 आने वाला है। तो इसी को हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब अगर मान लो कि हम -7.2 लिखें तो इसके बाद का सबसे बड़ा इंटीजर -7 होगा। अगर मान लो कि हम -2.3 लिखें तो इसके बाद का सबसे बड़ा इंटीजर -2 होगा, ठीक है। तो यही मेरा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो अगर इसका हमें ग्राफ बनाना होगा, अच्छा इसको अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, इसे हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि फॉर एनी रियल नंबर x, for a linear number x, we use the symbol हम लोग तो सबसे पहले सिंबल ये यूज़ करेंगे टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर। मतलब हम लोग यहाँ पे
वो स्मॉलेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं जो कि ग्रेटर है मेरा गिवन नंबर से, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ मेरा देखो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ अगर हम यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो उससे जितने भी उसके बाद वाले वैल्यू, सबका आंसर क्या होगा 3। अगर ठीक है, फिर उसी तरह से अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वाले सारे का वैल्यू क्या होगा 2। उसी तरह से अगर अब 1 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वाले सारे का वैल्यू क्या होगा 1। उस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। फिर उसी तरह से अगर है ना यहाँ पे आप अगर इसको बना रहे तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर -2 वाले को छोड़ दिया जाए तो उससे सारे पहले वाले का वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर -3 को छोड़ दिया जाए तो उससे सारे पहले वाले का वैल्यू -2 होगा। मतलब कि इस बीच में जितना भी वैल्यूज़ आएगा वो सारा मेरा क्या होगा, उसका आंसर -2 होगा। इस बीच में जितना भी वैल्यू आएगा उसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। इस बीच में जितना भी वैल्यू आएगा सबका आंसर 1 होगा। फिर इस बीच में जितना भी वैल्यू आएगा सबका आंसर 2 होगा। ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा एकदम अपोजिट बनता है उसके। तो ये मेरा ग्राफ ऑफ क्या हो गया, ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। सिग्नम फंक्शन, तो देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम है सिग्नम फंक्शन। तो ये सब फंक्शंस आप लोग को जानना चाहिए, ये बहुत बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो देखो हम लोग सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, सिग्नम फंक्शन मतलब जैसे कि ऑन या ऑफ बाइनरी नंबर्स होता है ना, उसी टाइप से ये काम करता है। इसका हम पहले डेफिनेशन बता देते हैं कि अगर मान लो f(x) है वो mod x/x है, ठीक है। अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, तो देखो इसका वैल्यू क्या हो सकता है। अभी हम तुरंत बताएं कि mod x या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो मान लो अगर x का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा है तो मेरा ये तो x हो जाएगा और x/x क्या हो जाएगा 1। अगर मान लो x का वैल्यू जो है वो मेरा 0 के बराबर है तो 0 ही होगा, वो लिखा हुआ। अगर मान लो x का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मतलब -x/x क्या हो जाएगा -1। तो इसके पास बस 3 ही वैल्यू होगा, या तो माइनस या तो प्लस या तो 0। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। यहीं पे छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं कि ये या तो ऐसा जाएगा 1, सिर्फ +1, या तो वो -1 ऐसा, यहाँ से यहाँ पे तो 1 होता है ना, यहाँ -1, या तो फिर वो 0 पे रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। इसका -1 होता है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -1, इसका कोऑर्डिनेट 0 1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। ये मेरा x है और ये मेरा y है। समझ में आया क्या होता है सिग्नम फंक्शन, कि मतलब ये तो या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा या तो -1 रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल नाम तो आप लोग सुने होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखो मतलब क्या होता है कि मान लो पहले हम इसका डेफिनेशन दे रहे हैं कि इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a आपका क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, अदर देन यूनिटी को छोड़ के, 1 को छोड़ के, अदर देन यूनिटी 1 को छोड़ के, देन अ फंक्शन that associates each x belong to R, ठीक है, to a to the power x। एक x ले लेंगे और उसे हम a to the power x निकाल देंगे, तो इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसको हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल, उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है।
उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ कुछ केसेस अराइज होंगे कि अगर केस वन क्या अराइज होगा कि मान लो कि तुम्हारा ए जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक। तो अगर ए 1 से बड़ा है तो एफ एक्स मेरा क्या क्या हो सकता है, ए टू द पावर एक्स, वो भी मेरा 1 से बड़ा होगा, ठीक। अगर फॉर एक्स अगर ग्रेटर देन 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वो भी मेरा ए टू दी पावर एक्स भी 1 से बड़ा होगा। अगर मेरा वो 0 के बराबर है तो हमारा अगर ये 1 के बराबर होगा। अगर मेरा x 0 के बराबर है, देखो ए टू दी पावर 0 तो क्या जानते हो तुम लोग कि कोई भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब फॉर x लेस देन 0, अगर मेरा 0 से कम है, x का वैल्यू नेगेटिव है, तो मेरा वैल्यू भी 1 से कम आएगा। तो ये मेरे पास 3 केसेस होगा। तो उसके लिए देखो आप लोग क्या करो, जस्ट इसमें हम लोग कैसे इसको काम कर सकते हैं कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ सिंपल ऐसा बनता है, ऐसा एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर मान लो कि मेरा वैल्यू केस 2 इसमें क्या बनेगा, इसका केस 2 ये बनेगा कि अगर मान लो कि मेरा वैल्यू ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर तो ए का वैल्यू मेरा 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब उसमें कभी इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो वैसे केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। देखो ऊपर से ऐसे करके नीचे चला आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऊपर से ऐसे नीचे आएगा। ये थोड़ा सट गया है लेकिन ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। तो ये जब 0 से 1 के बीच में होगा तो वो मेरा ग्राफ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिदम तो आप लोग जानते हो, लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉग से तो सबको बहुत डर लगता होगा कि लॉग क्या होता है। तो लॉग पे तो बहुत सारा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हम लोग जस्ट एक बता दे रहे हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि एफ एक्स जो है वो होता है अगर आपका लॉग ए एक्स, तो हम लोग उसको कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, इसी को हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन जनरली ये आया कहाँ से, मान लो कि x टू दी पावर x इज इक्वल टू ए टू दी पावर y है, x बराबर क्या है a के पावर y। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एक्स बराबर y। अब मतलब देखो इसका कि मान लो कि हम लोग 8 को लिखे हैं 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। इसी को अगर हमें लॉग में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लॉग, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 पे कितना पावर करने पे मेरा आंसर 8 आएगा, तो वही मेरा आंसर 3 होगा। समझ रहे हो, ये चीज़ को, ये वाला चीज़ को हम लोग लॉग में ऐसे लिखते हैं। तो यही होता है लॉग का मीनिंग। बस ये चीज़ को याद रखना कि इसको हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि लॉग यहाँ लिखाएगा, ये वाला ए जो है वो नीचे, ये एक्स यहाँ पर ऐसा और वाई तुम्हारा यहाँ पे। मतलब कि अगर 2 है तो 2 पे कितना पावर करे कि मेरा आंसर 8 आ जाए, तो वही चीज़ मेरा लॉग होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं। तो लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ हम लोग जनरली ऐसा बनाते हैं कि वो भी थोड़ा सा इस तरह से बनता है ग्राफ। अगर मेरा एक ए जो है, अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है और अगर मेरा ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अगर मेरा ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो उस केस में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। जब मेरा ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, समझ में आया, ठीक है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारा लॉग का ये है, ये तुम्हारा इस तरह का ग्राफ बनता है। उसके अलावा लॉग से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि अभी तुम लोगों को उसका कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ जब कोई हायर कैलकुलेशंस हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं तो उसमें उसका काम आता है। अब उसके बाद हम एक छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में जस्ट तुम लोगों को बता रहे हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। देखो रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास x कोई नंबर है, ठीक है, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल मेरा हो जाएगा 1/x,
ठीक है ना। x कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो उसका ग्राफ दो तरीके से तो हम लोग मतलब दो तरीके से नहीं, हम लोग इस तरह से ग्राफ उसका बनाते हैं कि अगर x है तो उसका ऐसा ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव में जा रहा है तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से उसका ग्राफ को शो करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा 1 है, 1, ठीक है, तो 1 है तो 1 पे ही रहेगा। लेकिन 2 है, जब मान लो x का वैल्यू 2 है तो भी ये 0 पॉइंट मतलब वैल्यू जो है वो बहुत, देखो यहाँ 1 है तो 1 पे ही है। मान लो कि 1 यहाँ पर है तो मतलब वैसा तो ग्राफ अभी हम ऐसे नहीं बनाए, लेकिन वैल्यू कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा करके ग्राफ। थोड़ा सा रुको, हम इसको, ये थोड़ा गलत हो गया, हम इसको अच्छे से बना के दिखा रहे हैं कि कैसा बनता है। ये थोड़ा ऐसा जाता है, ऐसा, ठीक है, ये भी थोड़ा ऐसा, तो थोड़ा सा इस तरह से जाता है। यहाँ पे पूरा थोड़ा ऐसा कर्व्ड रहता है। तो 1 पे वैल्यू 1 ही रहेगा, 2 पे वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब 2 पे नहीं जाएगा 1 बाई, क्योंकि देखो 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 मतलब 0.5, तो इसलिए वैल्यूज़ कम होते जाता है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, देखो हम बस यहाँ पे जल्दी जल्दी ग्राफ्स बताते जा रहे हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन तो आप लोग जानते हो ना, स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब x है तो स्क्वायर रूट मतलब रूट x। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो रूट x रूट 4 कर देंगे, मतलब हम लोग का 2 आना चाहिए वैल्यू। तो ये मतलब कि, और आप लोग जानते हो रूट x का मतलब होता है x⁻1/2। तो ये चीज़ याद रखना कि स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन का हमेशा ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, कि अगर 1 है, 0 है तो 0 होगा, 1 पे वैल्यू 1 ही होगा, 1 पे वैल्यू 1 होगा। चलो यहाँ मान लो 1 है तो 1 पे वैल्यू 1 होगा। 2 पे वैल्यू थोड़ा सा वैल्यू उसका कम हो जाएगा, 1.432 समथिंग होता है, तो उस तरह से ये चेंजेस आएगा। उसके बाद होता है स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन तो आप लोग समझ रहे हो क्या होता है। स्क्वायर फंक्शन का मतलब होता है कि f(x) मेरा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव बनेगा, चाहे आप y पॉजिटिव लो, x तुम्हारा नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, हर केस में मेरा y क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये तो आप लोग समझ रहे हो ना, कि मान लो हम x ले लिए 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, ठीक। लेकिन अगर हम x ले लिए -3 तो -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, मतलब -3 भी रहेगा तो भी मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए मेरा इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। लेकिन क्या हम लोग का क्यूबिक फंक्शन का ऐसा ग्राफ बन पाएगा, ये तो स्क्वायर फंक्शन था, क्यूबिक फंक्शन का ऐसा हम लोग का ग्राफ बन पाएगा, ऐसा हम लोग का ग्राफ नहीं बन पाएगा क्यूबिक फंक्शन का। ठीक है ना, तो हम लोग वैसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन एक बार हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्यूब रूट फंक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूबिक फंक्शन। तो देखो क्यूब रूट फंक्शन का मतलब तो आप लोग जान रहे हो कि y इज इक्वल टू क्या होता है, f(x) इक्वल टू रूट 1/, यहाँ पे 3x, मतलब कि x⁻1/3 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो ग्राफ हमारा बनता है वो इस तरह का बनता है। आप लोग इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि ये हम कैसे बनाए हैं, तो थोड़ा इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, ये आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है। तो कुछ कुछ ग्राफ्स को ना हम लोगों को याद रखना होगा कि है ना, ये ग्राफ क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। और अगर मान लो कि y इज इक्वल टू x³ रहा, तब वैसे केस में, मतलब सिर्फ ये एक तो क्यूब रूट फंक्शन था, ये तो क्यूब रूट फंक्शन है, अगर लेकिन अभी आपको क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो क्यूबिक फंक्शन तो मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू x³। तो इसका ग्राफ जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, मतलब कि 1 पे तो 1 रहेगा, 2 पे थोड़ा एक्सपोनेंशियली 8 हो जाएगा, उस तरह से एकदम बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ को बनाते हैं। तो ये आपका y इक्वल टू x³ का ग्राफ है। तो ओवरऑल इतने ही ग्राफ्स हैं। इसके बाद हम लोग फंक्शन, यहीं पे हमारा फंक्शन फिनिश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोग बस सारे फंक्शंस को अच्छे से कर लेना कि हम लोग क्या क्या आज फंक्शंस पढ़े। जैसे कि देखो हम लोग क्या क्या फंक्शन पढ़े। हम लोग सबसे पहले तो कांस्टेंट पढ़े थे, लेकिन आइडेंटिटी से शुरू किए। आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, फिर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े, या फिर इसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़े स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा इसको हम लोग लिखे नहीं, इसे हम लोग सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े
इसके बाद हम लोग पढ़े सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन देखो यहाँ पे हम लोग सिग्नम फंक्शन पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे, ये सारा नोट्स तो हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। ये फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे। फिर हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़े, ठीक है। सारा का ग्राफ आप लोग देख लेना। रेसिप्रोकल फंक्शन भी देखे कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। स्क्वायर फंक्शन देखे कि स्क्वायर फंक्शन क्या होता है। उसी तरह से क्यूब रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन भी देखें। ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है, ये तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। फिर क्यूब रूट फंक्शन देखें, फिर ये क्यूबिक फंक्शन देखें, ठीक है। तो यही ओवरऑल था आज का क्लास में। आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लोगे। कोई जो हम लिखे बस उतना ही लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लोगे। और कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।